25 जून 2026 भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो भी सिर्फ 2 पन्नों की। पहली नजर में ये किसी भी दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट जैसा ही लगता है, लेकिन अगर इस प्रेस रिलीज को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये सिर्फ एलपीजी की सप्लाई बहाल होने की सूचना नहीं देती। ये बताती है कि भारत अब ऊर्जा संकट को देखने और उससे डील करने का अपना पूरा तरीका बदल चुका है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा क्षेत्र वेस्ट एशिया एक बार फिर तनाव में था। ऑयल टैंकर्स की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही थी। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे थे कि अगर हालात और बिगड़े तो पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस फिर से उछल सकते हैं। ऐसे समय में अक्सर सरकारें राशनिंग करती हैं, पाबंदियां लगाती हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? सरकार ने उल्टा कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को पुराने स्तर पर बहाल कर दिया। यानी सरकार ये संदेश दे रही है कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति व्यवस्था अब इतनी मजबूत है कि संकट के बीच भी सामान्य स्थिति की ओर लौटा जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत हमेशा से ऐसा था? अगर देखिए, पिछले लगभग 50 वर्षों के इतिहास को देखें तो एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है। 1973, 1991, 2008, 3 अलग अलग दशक, 3 अलग अलग वैश्विक संकट और 3 अलग अलग सरकारें, लेकिन हर बार एक चीज लगभग समान रही। जब संकट आया तो देश के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सवाल ये नहीं है कि संकट क्यों आया। संकट तो दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी आ सकता है। असल सवाल ये है कि क्या कोई देश उसके लिए तैयार था, या हर बार संकट आने के बाद ही समाधान खोजने निकलना पड़ता था। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ एलपीजी या ऑयल की कहानी नहीं है, ये तैयारी की कहानी है, कूटनीति की कहानी है और उस बदलाव की कहानी है जिसने ऊर्जा सुरक्षा को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बना दिया। जब भी भारत में ऊर्जा संकट की चर्चा होती है तो अक्सर लोग सिर्फ बढ़ती कीमतों को याद करते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि असली समस्या सिर्फ कॉस्टली ऑयल नहीं था। समस्या ये थी कि भारत हर बार संकट के पीछे भागता रहा, उसके पहले तैयारी नहीं कर पाया। पिछले 50 वर्षों में 3 बड़े संकट आए। सरकारें अलग थी पर कहानी लगभग एक जैसी थी। आइए शुरुआत करते हैं 1973 से। 1973 में अरब इजराइल युद्ध के बाद ओपेक देशों ने तेल उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाए। कुछ ही महीनों में कच्चे तेल की कीमत लगभग 4 गुना बढ़ गई। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। भारत भी देखिए इससे अछूता नहीं रहा। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। अक्सर कहा जाता है कि उस दौर में भारत और अरब देशों के बीच बेहद करीबी संबंध थे। भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का प्रमुख सदस्य था। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की स्थिति भी अधिकांश अरब देशों के अनुरूप मानी जाती थी, यानी कूटनीतिक रिश्तों की कमी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अच्छे रिश्ते किसी देश को ऊर्जा संकट से बचा सकते हैं? इतिहास कहता है नहीं। तेल महंगा हुआ तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहा। परिवहन महंगा हुआ, खाद्यान्न की लागत बढ़ी, उद्योगों की लागत बढ़ी और आखिरकार महंगाई लगभग 28.6% तक पहुंच गई, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक रही। उस समय देश में एलपीजी कनेक्शन भी बेहद सीमित थी। रसोई गैस अभी भी करोड़ों भारतीय परिवारों की पहुंच से बाहर थी। लोगों के लिए ईंधन का संकट रोजमर्रा की जिंदगी का संकट बन चुका था। इस कहानी से एक बात जरूर साफ होती है, अच्छे कूटनीतिक संबंध महत्वपूर्ण जरूर होते हैं, लेकिन अगर देश के पास रणनीति, भंडारण और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तो सिर्फ दोस्ताना रिश्ते संकट को रोक नहीं सकते। लगभग 17 साल बाद इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। 1990 इराक ने कुवैत पर हमला किया। पूरे वेस्ट एशिया में युद्ध का माहौल बन गया और ऑयल मार्केट एक बार फिर अस्थिर हो गया। उस समय भारत की स्थिति पहले से भी अधिक कमजोर थी। देश पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, सरकारें बदल रही थी, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी और इसी बीच तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया। विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से घटा कि देश के पास सिर्फ लगभग 2 हफ्तों के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा बची। आखिरकार भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भी भारत के खाड़ी देशों से दशकों पुराने संबंध थे। लाखों भारतीय वहां काम कर रहे थे। उनकी कमाई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। फिर भी ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर देश तैयार नहीं था। इन्फ्लेशन लगभग 13.9% तक पहुंच गया था। एलपीजी कनेक्शन पिछले क्राइसिस के हिसाब से बड़े जरूर थे, लेकिन अभी भी पूरे देश की जरूरतों के मुकाबले बहुत सीमित थे। यानी संकट का असर सीधे आम नागरिक पर पड़ रहा था।
फिर आया 2008। इस बार युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक मांग और बाजार की अस्थिरता ने तेल को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कच्चे तेल की कीमत लगभग $147 प्रति बैरल तक चली गई। यह उस समय का ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। भारत में उस समय यूपीए की सरकार थी। देश की अर्थव्यवस्था पहले से कई बड़ी हो चुकी थी। एलपीजी कनेक्शन भी बढ़ चुके थे, लेकिन तेल की ऊंची कीमतों ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, क्या भारत के पास ऐसा कोई मजबूत ढांचा है जो वैश्विक ऊर्जा संकट के असर को सीमित कर सके? देखिए, ईंधन की कीमतों का दबाव, सब्सिडी का बढ़ता बोझ और महंगाई एक बार फिर नीति निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। अगर इन तीन संकटों को एक साथ रखा जाए तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। सरकारें अलग थी, वैश्विक परिस्थितियां अलग थी, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी थी। संकट पहले आता था, तैयारी बाद में शुरू होती थी। यही वह दौर था जब भारत दुनिया की घटनाओं का असर झेलता था, लेकिन अगले दशक में यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि पहली बार सवाल ये नहीं पूछा गया कि संकट आने पर क्या किया जाए, बल्कि यह पूछा गया संकट आने से पहले क्या किया जाए। इतिहास से एक बात साफ हो चुकी है, संकट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। 2014 के बाद भारत की ऊर्जा नीति में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही था। पहली बार सरकार ने सवाल ये नहीं पूछा कि अगर तेल महंगा हो गया तो क्या करेंगे, बल्कि सवाल ये पूछा गया, अगर कल दुनिया में फिर कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या भारत तैयार होगा? इस सोच का पहला बड़ा आधार था स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। दुनिया के कई विकसित देशों की तरह भारत ने भी आपातकाल के लिए तेल का रणनीतिक भंडारण बढ़ाना शुरू किया। साधारण भाषा में समझे तो अगर किसी दिन वैश्विक सप्लाई अचानक रुक जाए तो देश के पास कुछ समय तक अपने भंडार से काम चलाने की क्षमता हो। पहले भारत लगभग पूरी तरह रोज आने वाले आयात पर निर्भर था। अब पहली बार आपातकालीन तैयारी भी नीति का हिस्सा बनने लगी। लेकिन सिर्फ तेल जमा कर लेना ही समाधान नहीं था, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब सिर्फ कच्चा तेल नहीं होता। भारत के करोड़ों घरों की रसोई, हजारों होटल, लाखों छोटे उद्योग सब एलपीजी पर ही निर्भर हैं। और यहीं आता है दूसरा बड़ा बदलाव, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अक्सर इस योजना की चर्चा सिर्फ एक सामाजिक योजना के रूप में होती है, लेकिन अगर ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एलपीजी विस्तार परियोजनाओं में से एक थी। करीब 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन। वो परिवार जो वर्षों तक लकड़ी, उपले और धुएं पर निर्भर थे, अब औपचारिक एलपीजी नेटवर्क का हिस्सा बनने लगे। इसका मतलब सिर्फ साफ ईंधन नहीं था, बल्कि पूरे देश में एलपीजी वितरण नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार भी था। और जब वितरण नेटवर्क बढ़ता है तो संकट के समय सरकार के पास विकल्प भी बढ़ते हैं। कहाँ कितनी सप्लाई भेजनी है, किस सेक्टर को प्राथमिकता देनी है और कितनी जल्दी व्यवस्था सामान्य करनी है, ये सब पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित तरीके से संभव होने लगा। लेकिन तैयारी का तीसरा स्तंभ शायद सबसे महत्वपूर्ण था, कूटनीति। दशकों तक भारत की ऊर्जा रणनीति मुख्य रूप से खरीदार की भूमिका तक सीमित रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा साझेदारियों को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान और दूसरी तरफ रूस। भारत ने किसी एक स्रोत पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय कई विकल्प तैयार करने की रणनीति अपनाई। यही डाइवर्सिफिकेशन था। अगर एक रास्ते पर समस्या आए तो दूसरा रास्ता खुला हो, अगर एक सप्लायर प्रभावित हो तो दूसरा सहयोग कर सके। ऊर्जा सुरक्षा में अक्सर यही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है और आने वाले वर्षों में यही रणनीति भारत की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाली थी। फरवरी 2022 रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रहा, यह दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में बदल गया। यूरोप गैस के लिए परेशान था, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। विशेषज्ञों को डर था कि दुनिया एक और बड़े महंगाई संकट की तरफ बढ़ रही है। भारत के सामने भी वही सवाल था जो 1973 में था, जो 1991 में था और जो 2008 में था। अगर तेल महंगा हो गया तो क्या होगा? आप खुद बताइए, क्या आपको भी उस समय यही लगा? भारत ने इस बार एक अलग रास्ता चुना। जहां कई देशों ने रूस से दूरी बनाई, वहीं भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाया।
ये फैसला आसान नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, डिप्लोमेटिक बैलेंस भी बनाए रखना था, लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिर्फ इतना नहीं, सरकार ने पहले से विकसित भंडारण क्षमता, रिफाइनिंग नेटवर्क और अलग अलग सप्लायर्स के साथ बने संबंधों का भी उपयोग किया। यानी ये किसी एक फैसले की सफलता नहीं थी, ये पिछले कई वर्षों की तैयारी का पहला वास्तविक परीक्षण था। नतीजे भी अलग दिखाई दिए। दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा संकट गहराता गया, लेकिन भारत में व्यापक स्तर पर ईंधन की कमी नहीं हुई। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। महंगाई का उच्चतम स्तर लगभग 7.4% के आसपास रहा, जो पहले के बड़े ऊर्जा संकटों की तुलना में काफी नियंत्रित था। इस बार देश संकट का शिकार नहीं बना और शायद पहली बार दुनिया ने भारत की ऊर्जा रणनीति को गंभीरता से नोटिस करना शुरू किया। लेकिन 2022 सिर्फ शुरुआत थी। दो 2022 का संकट भारत के लिए पहला बड़ा टेस्ट था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि 2025 और 2026 में तनाव फिर उसी क्षेत्र में बढ़ने लगा, जिसने पिछले 50 वर्षों में दुनिया को सबसे ज्यादा एनर्जी शॉक्स दिए हैं। वेस्ट एशिया, इजराइल ईरान तनाव बढ़ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी। और भारत के लिए यह चिंता और भी बड़ी थी, क्योंकि भारत आज भी अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। जहां दुनिया एनर्जी क्राइसिस की चर्चा कर रही थी, वहीं भारत के भीतर सप्लाई चेन सामान्य बनी रही। कहीं भी फ्यूल शॉर्टेज की खबरें नहीं आई, पेट्रोल पंप्स पर पैनिक बाइंग नहीं हुई, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई लगातार जारी रही। लगभग 4 महीने हो गए, दुनिया नहीं जानती कि कब ईरान और अमेरिका फिर लड़ पड़े। लेकिन फिर 25 जून 2026 को भारत सरकार एक प्रेस रिलीज जारी करती है। नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को फिर से प्री क्राइसिस लेवल पर बहाल किया जा रहा है। बल्क एलपीजी पर लगाई गई अस्थायी रेस्ट्रिक्शंस में भी लगभग 50% राहत दी गई। अगर सरकार संकट के दौरान कमर्शियल सप्लाई को सामान्य स्तर पर वापस ला रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसे अपनी ओवरऑल एलपीजी अवेलेबिलिटी पर भरोसा है, यानी सप्लाई सिस्टम अब दबाव से बाहर निकल चुका था। यही असली फर्क है 1973, 1991, 2008 और 2026 के बीच। पहले संकट आता था, फिर सरकार समाधान खोजती थी। अब सरकार पहले से तैयार रहती है। अब जरा 50 वर्षों की इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं। 1973, 1991, 2008 एंड 2026। 4 अलग अलग दौर, 4 बड़े ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, लेकिन इन चारों की तुलना करेंगे सिर्फ 3 पैमानों पर: इन्फ्लेशन, एलपीजी कनेक्शंस और आम आदमी पर असर। 1973 के ऑयल क्राइसिस के समय भारत में एलपीजी कनेक्शन सिर्फ लगभग 20 से 30 लाख थे। ऑयल प्राइसेस 4 गुना तक बढ़ गए थे और इन्फ्लेशन लगभग 28.6% तक पहुंच गई थी। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी और फ्यूल शॉर्टेज आम बात बन गई थी। उस समय भारत के पास ना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, ना इतना बड़ा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ना ही सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन की व्यवस्था। फिर आया 1990-91 का गल्फ वॉर। इस समय तक एलपीजी कनेक्शंस बढ़कर लगभग 1.96 करोड़ हो चुके थे, लेकिन तैयारी अभी भी पर्याप्त नहीं थी। इन्फ्लेशन लगभग 13.9% तक पहुंच गया। 2008 में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $147 प्रति बैरल तक पहुंच गई। उस समय देश में लगभग 10.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस थे। एलपीजी नेटवर्क पहले से बड़ा जरूर था, लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। फ्यूल प्राइसेस और सब्सिडी बर्डन दोनों बढ़े और इन्फ्लेशन 2 अंकों तक पहुंच गई। अब आइए 2026 पर। तस्वीर पूरी तरह अलग दिखाई देती है। आज भारत में लगभग 33.3 करोड़ डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शंस हैं। करोड़ों परिवार नेशनल एलपीजी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। संकट के दौरान भी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई जारी रही। किसी बड़े स्तर पर पेट्रोल पंप्स पर कतारें नहीं लगी। कमर्शियल एलपीजी पर लगाई गई अस्थायी रेस्ट्रिक्शंस को भी सप्लाई सिचुएशन सुधरते ही वापस ले लिया गया। सबसे बड़ा अंतर सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि अप्रोच में है। 1973 में क्राइसिस आया, फिर तैयारी शुरू हुई। 1991 में क्राइसिस आया, फिर समाधान खोजे गए। 2008 में प्राइसेस बढ़ी, फिर नुकसान कम करने की कोशिश हुई। लेकिन 2026 में भारत पहले से तैयार था। पिछले देखिए 50 वर्षों में भारत ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है।
अच्छे कूटनीतिक रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ रिश्ते काफी नहीं होते। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट्स चाहिए, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व चाहिए, मजबूत एलपीजी नेटवर्क चाहिए और सबसे बढ़कर क्राइसिस आने से पहले तैयारी चाहिए। हो सकता है भविष्य में फिर कोई नया युद्ध हो, ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ जाए, दुनिया फिर किसी नए एनर्जी शॉक का सामना करे, लेकिन आज भारत उस स्थिति में है जहां वह सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, वह पहले से तैयारी करने वाला देश बन चुका है। और शायद यही पिछले एक दशक में भारत की एनर्जी पॉलिसी का सबसे बड़ा बदलाव है। दोस्तों, संकट आते रहेंगे, इतिहास यही कहता है, लेकिन जो देश उनसे पहले तैयारी कर लेता है वही भविष्य की दिशा तय करता है, और वही भारत ने किया भी है। तो दोस्तों, आपको इस पूरे विषय, इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।